हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RDX GS गुरु। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चलाई थी हमने आधुनिक भारत की, भारतीय इतिहास आधुनिक भारत चलाया था, जिसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज उसी लेक्चर का आगे का पार्ट है, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में आगमन, उसका ही पार्ट टू हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हमने ये क्वेश्चन कर लिया था कि इन सूची एक को सूची दो से मिलाना था, सूची एक को सूची दो से मिलाना था। तो इसमें क्या क्या था, दोबारा से इसको एक बार कर लेते हैं। क्या था इसमें? प्रथम कर्नाटक युद्ध, मतलब पहले में है युद्ध दिया गया है, और सूची दो में क्या है, इससे कौन सी संधि के तहत वो समाप्त किया था या ख़त्म हुआ था, ये है। तो कौन सा? प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था समाप्त एक्सला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसका इसका अंत हुआ था तीसरा, थर्ड मतलब अनिर्णायक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था, ये ऐसे ही बंद कर दिया गया था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका था पेरिस की संधि हुई थी, उससे ये इसका अंत किया गया था। और प्रथम मैसूर युद्ध, ये इसमें ब्रिटिश की हार। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट, भारतीय इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है ये मैसूर युद्ध। इसमें क्या हुआ था? हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था इसी में, प्रथम मैसूर युद्ध में। तो हमें भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, 4-1-3-2। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो इसका आंसर रहेगा, बताइए आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए, ये था सूरत में। फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाया था? सूरत में। लुई 14वां के एक मंत्री थे, कॉलबर्ट, उनके द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और उस कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, मतलब फ्रांसीसी नाम है, थोड़ा सा अजीब टाइप का है, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। तो ये फ्रांसीसी कंपनी थी। इसी ने अपना पहला कारखाना कब? 1668 में। ये कंपनी स्थापना 1664 में स्थापना होती है, 1664 में। और कारखाना कब लगाया था? ये 1668 में, 68 में, ये 1668 में कारखाना लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे, कब हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में। कौन से? लुई 14वें के कार्यकाल में। तो लुई 14वें के कार्यकाल में स्थापित हुई थी कौन सी? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए कितनी बार आया, यूपी PCS मेंस 14 में आया है, और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में 13 में आया है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PCS वगैरह क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से करिए। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक माना जाता है? अच्छा, अभी हमने पढ़ा था पीछे में, मैं बता रहा था आपको, 1664 में लुई 14वां के कार्यकाल में उसका एक मंत्री था। कौन था बताइए? कॉलबर्ट उसका मंत्री था। इसी ने इसकी स्थापना की थी कब? 1664 में, फ्रांस में। ठीक है, याद रखना आप लोग, कॉलबर्ट मंत्री था लुई 14वां का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रांसीसी दक्कन में इस शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी दक्कन में अपना शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों हो गए? चलिए बताइए, इनमें कौन सा सही है? डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था इसलिए अक्षम हो गए, मतलब असफल क्यों हुए वो अपना जो है शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्यों असफल हुए? क्या डुप्ले अच्छा सेनापति नहीं था? अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी? बताइए इसमें से। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे? या पांडिचेरी सामरिक केंद्र था? तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण क्या था? कमज़ोर नौसेना।
फ्रांसीसियों के पास कमज़ोर नौसेना था। ऐसे शक्तिशाली थे वो, आर्मी उनकी शक्तिशाली थी, लेकिन उनकी नेवी जो है कमज़ोर थी, जिसके कारण क्या है, अंग्रेज़ों की नेवी मजबूत थी। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, चूँकि अब देखिए एक चीज़ और देखिए, अभी जितने भी यूरोपीय हैं ये कहाँ से आए, समुद्र के रास्ते से आए हैं। तो और इन्होंने अपनी कोठियाँ कहाँ कहाँ बनाई हैं, समुद्र के किनारे बनाई हैं। जो हमारा प्रायद्वीप भारत है उधर साइड में बनाई हैं। तो अब इनको वहाँ रहने के लिए, वहाँ सर्वाइव करने के लिए मजबूत नेवी चाहिए। लेकिन फ्रांसीसियों की यही कमजोरी रही कि उनके पास नेवी कमज़ोर थी, लेकिन अंग्रेज़ों के पास नेवी मजबूत थी, इसलिए वो सफल होते रहे इन युद्धों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्नलिखित कूट में से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम, मतलब कब कौन सी आई, उसके हिसाब से हमको ये जो है लिखना है। तो देखिए कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया। सबसे पहले आपको पता है कौन सा आया था, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो चार चार देखिए यहीं से आंसर आ गया है, चार एक से ही आंसर आ जा रहा है। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर भी देखिए उसके बाद कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद फ्रांस नहीं नहीं तो डच आए थे, सॉरी डच, माफ़ करिएगा। फ्रांसीसी पहले, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, और तीसरे नंबर पर देखिए अंग्रेज आते हैं तीसरे नंबर पर। चौथे पे आते हैं डेनिस भी थे। एक और आए थे, इसमें लिख नहीं रखा है वो, डेनिस भी आए थे। डेनिस कब आते हैं, अंग्रेज़ों के बाद आते हैं, इसको याद रखना। डेन भी बोलते हैं, डेनिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद में आए डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन या डेनिस, और उसके बाद में आते हैं फ्रांसीसी। ऐसे इनका क्रम है। तो ऑप्शन बी ठीक है। डेनिस भी आए थे कब, अंग्रेज़ों के बाद आए, लेकिन फ्रांसीसियों से पहले आए थे, याद रखना। अगर थोड़ा टफ बनाएगा तो इस टाइप से बनाएगा। अच्छा अब देखिए इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, सूचियों को मिलान करना है। इसमें यह है कि इसमें ये पांडिचेरी है तो किससे संबंधित था, है ना, किससे, डच से संबंधित था, फ्रेंच से संबंधित था, इस तरह से हमको सूची मिलानी है। तो पांडिचेरी किससे संबंधित था हमारा, फ्रेंच से। पांडिचेरी फ्रेंच। और इस तरह से गोवा किससे संबंधित था, तो आपको पता है गोवा का याद है, गोवा का याद है ना, किसने, पुर्तगालियों ने भाई। अल्बुकर्क ने छीना था 1510 में, भूल गए क्या। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था, किससे, आदिल शाह से। आदिल शाही गवर्नर था ना, क्या था उसका नाम, उससे छीना था गोवा को 1510 में। अच्छा, और ये ट्रांकेबार एक जगह है, ये क्या है, ये किससे संबंधित थी, ये थी संबंधित डेनिस से, ये डेनिस से। और मद्रास आपको पता ही है, मद्रास संबंधित थी डचों से, मद्रास डच। ऐसे मिलाएंगे। चलिए एक बार इसको मिला देते हैं, इसको चलिए हटा के मिला देते हैं। क्या है देखिए, पांडिचेरी किससे, फ्रेंच, उसके बाद गोवा पुर्तगीज, और ट्रांकेबार डेनिस, और मद्रास डच। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कूट भी देखना है तो ठीक है, देख सकते हैं। कूट भी इसमें हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1 ऑप्शन ए। चलिए यारो आया 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु मशहूर था। बढ़िया क्वेश्चन है। कहाँ पे अफीम पैदा की जाती थी, तो याद रखना बिहार में अफीम पैदा की जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। इसमें तो कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट करिए, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में, क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे अंत में कौन आए थे। देखो अभी बताया था मैंने, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद कौन, डच, तीसरे में फ्रांसीसी, तीसरे में इंग्लिश, चौथे में डेनिस, पांचवें में फ्रांसीसी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन, हाँ बताइए, यस सी, फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। IAS प्री 2007 में आया, कितना बढ़िया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम कोई भी हो यही क्वेश्चन आते हैं सब घूम फिर के। चलिए तो इसे मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कौन सा, अच्छा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में कौन सा से अंग्रेजों की भारत
को देन है, मतलब अंग्रेजों ने भारत को क्या क्या दिया, इसमें से आपको इन तीनों ऑप्शन में से ढूंढना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन। क्या? मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, क्या ये दिया था अंग्रेजों ने? युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, ये भी दिया था। तम्बाकू, लाल मिर्च, ये दिया था अंग्रेजों ने। बताइए, चलिए इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। कौन सा ऑप्शन है इसमें से, क्या दिया था बताइए? इसका ऑप्शन है डी, कोई नहीं दिया था। ये तीनों ही चीज़ अंग्रेजों की देन नहीं है, किसकी देन है फिर? आइए देखते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। ये किया था शेरशाह ने, है ना, शेरशाह ने इनसे पहले किया था। अच्छा, अकबर ने भी किया था, लेकिन सबसे पहले शेरशाह ने, उसके बाद अकबर ने किया था यही भू राजस्व का। किसने? भूमि के गुणों के आधार पर। तोपों का प्रयोग तो आपने सुना ही होगा, बाबर ने किया था। बाबर जब आया था, ये मुगल काल में हो गया था शुरू चलती फिरती तोपों का, बाबर ने भी तोपों का प्रयोग किया था। और ये तम्बाकू और लाल मिर्च, ये तब किसने दिया था? पुर्तगालियों। ये पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों ने दिया था। क्या? तम्बाकू, लाल मिर्च। तो पुर्तगालियों ने तोपों का प्रयोग मुगल काल में हुआ, बाबर ने किया था, और ये शेरशाह ने दिया था। इसमें से डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? इसका मतलब पहले तो ये बताइए किसने किया था। आपको मौका दे रहा हूँ, आप लोग इसमें आपको नहीं पता है लेकिन गैस करिए कौन हो सकता है। वारेन हेस्टिंग्स कर सकता है क्या? क्लाइव कर सकता है क्या? डुडास तो नाम ही नहीं सुना होगा आपने। और मैकाले कर सकता है क्या? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैकाले ने ये टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। मतलब वो बोलता था कि भारत में सब कुछ असंगत है, संगत से कुछ चल ही नहीं रहा है, सिस्टम से कुछ है ही नहीं। हाँ, वो बोला कि मैं मानता हूँ कि कंपनी एक विसंगति है, कंपनी सभी रूल रेगुलेशन से नहीं चल रही है, लेकिन यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ की व्यवस्था, मतलब भारत में वो व्यवस्था है कि सब कुछ वहाँ ख़राब चल रहा है, वहाँ सही चल ही नहीं रहा है। तो इसलिए उसने ये शब्द बोले थे। एक्चुअली लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटेन का राजनीतिक कवि, लॉर्ड क्या है मैकाले को? ब्रिटेन का राजनीतिक कवि, इतिहासकार कहा जाता है। और इसी ने, आपने सुना होगा आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इसी का जनक भी कौन है? ये मैकाले ही है इसका जनक, आईपीसी का जनक, है ना। इसी ने इसकी पांडुलिपि मतलब इसका प्रारूप, खाका का पढ़े थे ना हम, पांडुलिपि, तो वही प्रारूप तैयार किया था। तो मैकाले का इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल रहा है। इसको आगे भी पढ़ेंगे हम, 1935 के अधिनियम में पढ़ेंगे, और कई बार मैकाले का नाम आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये लेक्चर ख़त्म होता है, और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जितना भी उनका ब्रीफ करना था मैंने कर दिया है। मुझे लगता है कि आप इतने सफिशिएंट हैं अभी कि पीसीएस लेवल तक का कोई भी एग्ज़ाम आएगा, किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से यहीं से आ जाएगा, इतने से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये SSC है, SSC है, यूपी SSC और भी स्टेट के जो सबऑर्डिनेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं किसी भी स्टेट्स का, तो उसमें सफिशिएंट है ये। तो इसको आप रिवीजन कीजिए, देखिए बार बार रिवीजन करना है, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, और जो चीज़ें भूल रहे हैं उनको यहाँ से नोट कर लीजिए। एक्चुअली मेरे पास अभी PDF भेजने का कुछ है नहीं, तो आप लोग अगर सजेशन देंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उसमें PDF डाल दिया करूँगा, क्योंकि इसकी PDF तो मैं तैयार करता ही हूँ, उस उधर डाल दूँगा, आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। उसी PDF पढ़ें और इसको देखें, क्विज को लगाएं तो फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इसको, चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए, शेयर करिए। मैं आगे और तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसका सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और व्यू बढ़ेंगे ना तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, और मैं इसके लिए और एक अलग से कुछ अलग लेके आऊँगा आपके लिए, धमाल वाला, है ना। मेरा प्लान है कि आपको कुछ दिनों के अंदर, कुछ ही टाइम में ऐसा कंटेंट दे देना कि किसी भी एग्ज़ाम में आप फुल तैयारी कर सकें, आपका पूरा सिलेबस लगभग यहाँ से आ जाए। करंट पढ़ें और मेरे ये वीडियो देख लें, और मैं जो PDF भेज रहा हूँ वो PDF या
वीडियो जो भी आपको पसंद आए वो कंप्लीट करें और करंट पढ़ें और कोई भी एग्ज़ाम बैठ जाएँ जीएस की तरफ से, तो मैं ऐसा कंटेंट आपको दे दूँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करिए आप। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी देखिए एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी में भी वैकेंसियाँ निकलेंगी, पुलिस की निकलेंगी, और क्योंकि 2024 में इलेक्शन होना है, अभी प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन होना है ना, किसका, नई सरकार आएगी भाई। तो 23, ये 22 लास्ट में और 23 स्टार्ट में खूब वैकेंसी आएंगी, तो इसलिए तैयारी करिए अपना, एक बार जीएस पे बढ़िया मजबूत पकड़ कर लीजिए, उसके बाद आपको केवल रिवीजन करना हो, करंट पढ़ना हो और एग्जाम में बैठ जाएँ। जैसे पीईटी वगैरह है ना, पीईटी के लिए रामबाण है, देखना आप पीईटी इसी से आएगा। ये पूरे क्वेश्चन जो है ना स्टैटिक जीएस यहीं से आएगी, संविधान यहाँ से आएगा, और आधुनिक भारत का जितने भी आएंगे यहाँ से आएंगे। जब तक मैं कंप्लीट करा दूंगा आधुनिक भारत वाले पार्ट को, उतना हो जाएगा जितना पेट में आएगा, और संविधान भी उतना हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। करिए भाई, थोड़ा सा लाइक वाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।